इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो। पहले पार्ट में वीडियो में पढ़ा कि इंडिया को किस तरीके से एक नीड की प्लानिंग की, फिर इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग अपनाया। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में उसने सोशल एरिया और इकोनॉमिक एरिया दोनों को कवर किया। कल हमने उसको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे मैंने प्लानिंग में क्या क्या फीचर्स रखे। अब हमें देखना है क्या वो फीचर्स जो भारत ने अपनाए, क्या वो फीचर सक्सेसफुल है या नहीं, या प्लानिंग ओवरऑल कैसी थी, सक्सेसफुल है या नहीं। ठीक है, तो इसको कहने के लिए हमारे पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए जिससे हम ये बात कह सकें कि प्लानिंग सक्सेसफुल थी। तो पहला फैक्ट है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी कि जो देश का नेशनल इनकम है, यानी कि कुल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। अगर हम कहें फर्स्ट प्लान में हमारा टारगेट से 2.1% का ग्रोथ का था, लेकिन हमने जो ग्रोथ दर्ज किया वो 4.6% का ग्रोथ दर्ज किया। दैट इज अ ह्यूज ग्रोथ, क्योंकि आप देखिए सीधे आप अपने टारगेट से डबल ग्रोथ करना है तो एक अच्छी बात है। मतलब एक जो टारगेट रखा था उससे ज्यादा ग्रोथ किया। और हर प्लान में भी सेकंड प्लान में 5% टारगेट रखे, हालांकि अचीव किए थे 4.1%, थर्ड प्लान में 5% का टारगेट रखे लेकिन अचीव कर पाए 3.3, एंड 12th प्लान में हमने जो टारगेट रखा था वो 8% का रखा और अचीव हुआ 6.7%। तो जो इकोनॉमी की स्टैग्नेंट पोजीशन में थी 1950 के टाइम, वो कम से कम आज 6% 7% का ग्रोथ दर्ज कर रही थी। तो ये प्लानिंग पीरियड का एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि प्लानिंग सक्सेसफुल है। सेकंड है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अच्छा, सिर्फ अगर आपका नेशनल इनकम बढ़े और पर कैपिटा इनकम ना बढ़े तो कोई फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर किसी देश की इकोनॉमी किसी देश की नेशनल इनकम 100 रुपए थी और 100 लोग रहते थे तो पर कैपिटा इनकम 1 रुपया हुआ। लेकिन मान लीजिए उस देश का पॉपुलेशन 200 हो जाए और साथ साथ नेशनल इनकम 150 हो जाए तो पर कैपिटा इनकम 1 रुपया भी कम आएगा। तो लेकिन नेशनल इनकम कहने के लिए तो बढ़ गया लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा। मेरी बात को समझिएगा फिर से कि मान लीजिए 500 लोग हैं एक देश में और 500 देश की नेशनल इनकम है तो पर कैपिटा इनकम 1 रुपया होगी। अब देखो आबादी हमारी 1000 हो गई, ठीक है, और नेशनल इनकम हमारा 500 के बजाय 600 हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए 500 के बजाय 800 हो गया तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ 80 पैसे रह गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ने के साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ना ही ग्रोथ का इंडिकेटर माना जाएगा, वरना प्रोडक्शन खाली बढ़ा के कोई फायदा नहीं, पर कैपिटा इनकम का भी बढ़ना जरूरी था। तो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट प्लान में 2.7% का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है और 12th प्लान में 5.3% का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ। पर कैपिटा इनकम क्या है कि पर व्यक्ति आय, यानी कि कुल इनकम ऑन कुल पॉपुलेशन को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। नेक्स्ट, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सब्सिडी देना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी, और सेविंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरेस्ट ज्यादा देना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो 9.5% नेशनल इनकम का तो 1950-51 में सेविंग आता था, अब वो बढ़कर 32.3% हो गया, यानी कुल नेशनल इनकम का 32.3% सेविंग होता है। और इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बढ़ा। इन्वेस्टमेंट में बढ़ा 1950-51 में जो इन्वेस्टमेंट कुल नेशनल इनकम का 9.3% होता था, अब वो बढ़कर 33.3% हो गया। तो अगेन इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन से कि इकोनॉमी में जो प्लानिंग चल रही थी वो सक्सेस है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब अब इकोनॉमी वो नहीं रहती कि जिसको आप खाली प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर कहते थे, जब आप कहते थे नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, नहीं, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री। डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि विभिन्न तरह की इंडस्ट्री, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक गुड्स की इंडस्ट्री है, ठीक, हम एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे थे, ठीक, हमारे पास कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री है, हम बहुत सारे मशीन बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हो गई। और सबसे खास बात यहाँ समझने वाली बात यह है कि कंज्यूमर गुड्स में कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है, यानी कंज्यूमर गुड्स अगर हमें कोई विदेश से ना होना है हमारा काम चल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गई वर्ल्ड वाइड इंडिया। तो इट इज अगेन द इंडिकेटर फ्रॉम विच वी कैन से प्लानिंग इज सक्सेसफुल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या है, रोड, ठीक है, रेलवेज, ये सब आते हैं। पावर जनरेशन, तो 1951 में हमारे पास सिर्फ 2300 मेगावाट्स का प्रोडक्शन कर सकते थे और आज के समय में हम 3,30,868 मेगावाट्स का प्रोडक्शन करते हैं 2017 डेटा के अकॉर्डिंग। अब तो और बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज कि हमने दिखा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ। आप देखो
1950 में टेलीकॉम की हालत, और आज आप देखिए हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में इंटरनेट है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या आता है, मैंने आपको बताया था, बेसिकली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल वेलफेयर का, जैसे स्कूल, जैसे आपका हॉस्पिटल। तो आप इसको देखिए, अगर ये अच्छा हुआ तो उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कंट्री पर। तो जो डेथ रेट पहले आपका 27 पर 1000 था 1951 में, वो घटकर मात्र 6.4 पर 1000 रह गया है 2016 में। ठीक है, तो ये अगेन अपने आप में एक तरीके का हमारे पास डेटा है जिससे हम कह सकते हैं कि प्लानिंग का सोशल एस्पेक्ट में भी फायदा हुआ है। ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको बता रहा है कि एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, तो 1951 में ये लगभग 32 पर पर्सन था, यानी कि लगभग एक आदमी की औसत आय 32 ईयर्स हो गई थी। अब वो बढ़कर 68 हो गया, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ केयर में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में इम्प्रूव हुआ है, ग्रोथ किया है, तब ऐसा देखने को ये डेटा मिल रहा है। लास्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो 1948 में सिर्फ 792 करोड़ का था, वो 2016-17 में 40,31,719 करोड़ का हो गया है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लगभग आप देखिए तो 45-46 गुना का ग्रोथ दर्ज किया इंडिया ने इतने दिनों में। और सबसे बड़ी बात जो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड है, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड में हमारे पास क्या था कि हम उन दिनों इंपोर्ट क्या करते थे, कैपिटल गुड्स का, और एक्सपोर्ट क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स का। वो बदल चुका है, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं मशीनरी वगैरह का। ठीक है, और इंपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों को जो इंडिया में लगभग ना के बराबर है, जो पैदा ही नहीं होती, उन्हीं चीजों को फिर मनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा 8 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम कह सकते हैं कि प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल रही है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक, अगर प्लानिंग इतनी सक्सेसफुल होती तो फिर हम आज कहीं और होते। तो इसका मतलब कि प्लानिंग कुछ फेलियर में है। तो हम किस बात को फेलियर कहने के लिए भी हमारे पास कुछ डेटा है। देखो, एब्जेक्ट पॉवर्टी कंट्री में अभी भी 22% के आसपास, 21.9 एग्जैक्टली के आसपास कुल एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाई जाती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब जो बेसिकली ऐसे लोग जो अपनी डेली की नीड्स पूरा नहीं कर पा रहे, जो डेली का अपना नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे, वो ऐसे लोग हमारे पास 22% है। यहाँ तक कि कुल दुनिया की कुल गरीबी का 50% गरीबी सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो, अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ठीक है, उसी के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब समझना कि मान लीजिए पिछले साल आपकी इनकम 100 रुपए थी, ठीक, और 1 किलो चावल 10 रुपए का था। ठीक, तो आप 10 किलो चावल खरीद सकते थे। अब क्या हुआ कि आपकी इनकम हो गई 200 और चावल का रेट भी हो गया 20 रुपए। तो भले आपकी इनकम डबल हो गई, लेकिन अभी भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो 10 किलो चावल का ही रह गया, बढ़ा नहीं। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो पर कैपिटा इनकम का बढ़ने का कोई मतलब निकल कर नहीं आएगा। तो यहाँ भी ये दिक्कत थी कि प्लानिंग पीरियड के साथ इन्फ्लेशन भी उतना तेजी से ही बढ़ रहा था। तो यानी कि हम एब्सोल्यूट गोल को पा नहीं पा रहे हैं। हम देखने को कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि पर कैपिटा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ाना, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। फर्स्ट प्लान में 53 लाख के करीब अनएम्प्लॉयड लोग थे और लास्ट प्लान 12 प्लान में 4 करोड़ के आसपास लोग हो चुके हैं। लगभग 8 टाइम्स का इसमें हमने कहीं ना कहीं इंक्रीज मार्क किया है। तो ये बैड इंडिकेटर है, ये बात कहने के लिए कि ये प्लानिंग फेलियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनएडुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपके सफिशिएंट रोड हो चुके हैं इंडिया में, सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सफिशिएंट रेलवे हैं, सफिशिएंट एयरलाइंस हैं, सफिशिएंट कम्युनिकेशन है। टेली कम्युनिकेशन तो ठीक है जब से जियो आ गया है, बट उसके पहले आप देखिए तो सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमें लगता है कि इतना सफिशिएंट नहीं है। और ये तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए, स्कूल्स, क्या आपको लगता है सरकारी स्कूल सही चल रहे हैं? क्या आपको लगता है सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत सही है? ठीक है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर भी हमें लगता है इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा सफिशिएंट व्यवस्था हमारे पास नहीं है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड मतलब सिकुड़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो हुआ क्या है, अब आप देख लीजिए कि देश में जो आप ग्रोथ
दर्ज कर रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, इसमें ग्रोथ एक्चुअली में कुछ ही लोगों का हो रहा है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ग्रोथ सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंच रहा है। तो हमारा ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उससे उल्टा चला जा रहा है। कुछ ही लोगों का ग्रोथ हो रहा है, बाकी लोगों का ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये था इसका ग्रोथ आपका 5 ईयर प्लान के अचीवमेंट्स और उसका फेलियर। इवन ना की एक्सपर्ट टीम ने उसने बताया था कि भारत में प्लानिंग पीरियड उतना सक्सेस क्यों नहीं है। तो उसने पहला कारण दिया था रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या है, हिंदी में बोलो तो लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का क्या मतलब है कि भारत में हर काम को करने के लिए, सरकारी काम को करने के लिए इतने ज्यादा कागजी कार्रवाई करने पड़ते हैं कि वो चीज डिले हो जाती है और उसकी एफिशिएंसी बर्बाद हो जाती है। पहला कारण ये उन्होंने बताया। दूसरा, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसा था, इनएफिशिएंट था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हुआ ऐसा। 1951 में जब पब्लिक सेक्टर को मेन लीडिंग रोल दिया गया, तो वहां पर मैनेजर्स की जगह पे आईएएस ऑफिसर्स को बैठाया गया। वहां पर ऐसे मतलब मैनेजमेंट का काम भी ऐसे लोग कर रहे थे जो आईएएस क्वालिफाई करके आ रहे हैं। एक एनटीपीसी का सीईओ कौन है, तो पता चलेगा वो आईएएस है। ठीक है, कोल इंडिया का सीईओ कौन, तो पता चलेगा वो भी कोई पीएस ऑफिसर। तो ऐसे लोगों को बैठा रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा कर रहे थे, बट उनकी मैनेजमेंट नॉलेज उतनी अच्छी नहीं थी। तो हमारा इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बन गया था। और पिलफ्रेज यानी कि चोरी, डिसऑनेस्टी, ये इंडिया के लोगों में, करप्शन, ये इंडिया के लोगों में कूट कूट के भरा था। तो जो कि पब्लिक सेक्टर की कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर का जो इमेज था वो खराब कर रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 2 इसी के साथ ओवर हो जाता है। चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि प्लानिंग की जरूरत क्यों थी, प्लानिंग में इंडिया ने कौन सा प्लानिंग अडॉप्ट किया, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, 5 ईयर प्लान्स के फेलियर्स क्या हैं, 5 ईयर प्लान्स के अचीवमेंट्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या हैं, और एक आपने यूनिट का क्रिटिकल रिव्यू देखी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एमसीक्यू का टेस्ट रख दूंगा, उस पर क्लिक करेगा, सीधा टेस्ट पे पहुंच जाएंगे। और 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा। जरूर उस पर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जरूर उस टेस्ट को आप कम से कम उसमें अपीयर होइए, अपना नॉलेज चेक करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।